अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं कि आपके कंटेंट में क्या क्या चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कंटेंट में देखिए आपके पीए फर्स्ट में हिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में 3 चैप्टर हैं और सिविक्स में 3 चैप्टर हैं। तो हिस्ट्री का हम ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू 1000 ईयर्स ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पीए फर्स्ट में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, आवर एनवायरनमेंट। पेज नंबर 75 ओपन कर लिए इसके लिए। ज्योग्राफी का पेज नंबर 75, आवर एनवायरनमेंट। अब यहाँ देखिए सबसे टॉप पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे पार्ट फर्स्ट और यहाँ पर उस दिन की डेट लिख लीजिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी, यानी अपलोड हो जाएगी, उस दिन की यहाँ पर डेट लिख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हमारा एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट मतलब हमारे अगल बगल की जितनी भी चीज़ें, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो सब चीज़ क्या है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। उन सब को मिलाकर क्या बनता है, एनवायरनमेंट। ये वर्ड जो है इन सब को मिलाकर बनता है। लेट्स रीड। द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग विच इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब क्या है, हमारी सराउंडिंग, हमारी चारों तरफ, विच इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें सारी चीज़ें जो कि लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब ज़िंदा हो या मुर्दा हो, मतलब जैसे पत्थर, कंकड़, ये सब, या ईंट, लकड़ी, या फर्नीचर, या घर, या बिल्डिंग्स, कार, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। इसमें जान तो है नहीं, है ना। ठीक है, और हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, एनिमल, डॉग, कैट, बफेलो या स्नेक ले लिया हमने, कोई भी जो भी अपने आप चल सकता है, ज़िंदा है जो भी है ना, जिसके अंदर लाइफ है, वो क्या हो गए, लिविंग बीइंग हो गए। तो लिविंग और नॉन लिविंग जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, वो सब क्या है, वो क्या है, एनवायरनमेंट है। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर और एनवायरोनर। ये जो है एनवायरनमेंट जो वर्ड बनाया गया है वो किससे बनाया गया है, फ्रेंच वर्ड से बनाया गया है, एनवायरोनर से। ठीक है, यह डबल एन आता है, दोनों सेम ही वर्ड है। ठीक है, एनवायरोनर। द टर्म एनवायरनमेंट रिफर टू द वेरियस फिजिकल कंपोनेंट लाइक एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। अभी जो टर्म एनवायरनमेंट है ये बहुत सारी चीज़ों को रिफ़र करता है, मतलब इससे जाहिर होती हैं चीज़ें, फिजिकल कंपोनेंट हैं जैसे एयर को, वाटर को और लैंड को, और बहुत सारी चीज़ें यानी एक्सेट्रा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। और ये एनवायरनमेंट जो है ये सारे जीवित वस्तु जो हैं, जीवित लोग हैं या लिविंग बींग्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Environment provide us the air to breathe, the water to drink, the food to eat and the land to live. Environment हमें क्या क्या देता है? Environment हमें air देता है, हवा देता है सांस लेने के लिए, पानी देता है पीने के लिए, खाना देता है खाने के लिए, और ज़मीन देता है रहने के लिए। The animal and plants are also पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जो एनिमल हैं, जो जानवर हैं और जो प्लांट हैं, वो सब भी हमारे एनवायरनमेंट का क्या है, हिस्सा हैं। दस आवर एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिलाव है। ठीक है, नेचुरल का और बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन कंपोनेंट, मतलब जो कुदरती चीज़ें हैं वो भी और जो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं वो भी, वो दोनों मिलाकर बनता है, क्या बनता है, हमारा एनवायरनमेंट बनता है। और द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, या हम ह्यूमन कंपोनेंट को ये कह सकते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट, या नेचुरल कंपोनेंट को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल कंपोनेंट को नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब जो कुदरत ने हमें चीज़ दी है वो हम नेचुरल एनवायरनमेंट में काउंट करते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल कंपोनेंट। और जो इंसानों ने खुद बनाई है उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन कंपोनेंट, यानी ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें नेचुरल एनवायरनमेंट भी आ गया और ह्यूमन एनवायरनमेंट भी आ गया। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कुदरत ने जो चीज़ें दी हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब जो इंसानों ने खुद बनाई है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या है? देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल कंपोनेंट, मैन मेड कंपोनेंट एंड द ह्यूमन कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट हो गए। पहला क्या है? नेचुरल कंपोनेंट। दीज इंक्लूड ऑल लिविंग क्रिएटेड बाय नेचुरल लाइक लैंड, लिथोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर एंड लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म। नेचुरल कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दीज इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें आती हैं क्रिएटेड बाय नेचर, जो कि कुदरत के ज़रिए बनाई गई हों। ठीक है,
जैसे कि लैंड को क्या कहते हैं हम, लिथोस्फेयर, ज़मीन का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। वाटर, जो पानी का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। एयर, जो हवा का पार्ट होता है हमारे अर्थ पर या ज़मीन पर, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। एंड लिविंग थिंग्स, और जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जीवित वस्तु, जीवित चीज़, लिविंग थिंग जितने भी हैं, हम लोग, ये जानवर, जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, यानी वो किस में आ जाती हैं, ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल कंपोनेंट में आ गए। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों को इंसान तो बनाता नहीं है, ये कुदरत बनाती है। क्रिएटेड बाय नेचर, यानी कुदरत के जरिए बनाई गई हो। मैन मेड कंपोनेंट में क्या आती है, अब मैन मेड में क्या है, द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग लाइक बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। वो ऑब्जेक्ट जो कि इंसान बनाता है, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जैसे कि पार्क, बिल्डिंग, रोड, इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी चीज़ें, कार और बहुत सारी चीज़ें जो भी इंसान बनाता है वो किस में आ गई, मैन मेड कंपोनेंट में। ठीक है, आर मैन मेड कंपोनेंट। ह्यूमन में क्या आ गया, ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। ह्यूमंस में क्या है, सारे ह्यूमन बीइंग, वो सारे ह्यूमन बीइंग, जैसे कि इंडिविजुअल कोई भी एक आदमी या पूरी फैमिली या पूरा कम्युनिटी है या पूरी कोई रिलीजन है, मुस्लिम रिलीजन में भी इंसान है, हिंदू रिलीजन में भी इंसान है, या सिख रिलीजन है उसमें भी इंसान है, तो सब में ह्यूमन की बात हो रही है। पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें भी इंसान है, एजुकेशन की बात करें उसमें भी जो इंसान है वो सब किस में आ गए, ह्यूमंस में आ गए। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ दोज थिंग विच आर नॉट मेड बाय मैन, रादर क्रिएटेड बाय नेचर, और इट कंप्राइजेज बोथ बायोटिक और लिविंग एंड एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि इंसान नहीं बनाता, कुदरत बनाता है उन्हें, कुदरत ही बनती हैं वो चीज़ें, गॉड बनाते हैं। ठीक है, और उन सब चीज़ों में क्या क्या आता है, बायोटिक, बायोटिक कहते हैं लिविंग थिंग, लिविंग थिंग जैसे हम लोग, और एबायोटिक भी नेचुरल में आती हैं, कैसे, जो कि नॉन लिविंग है। एबायोटिक किसे कहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट। नॉन लिविंग जैसे कि पहाड़ हैं, पहाड़ इंसान ने नहीं बनाया, वो भी नेचुरली बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी नेचुरल एनवायरनमेंट में आ गई। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग दोनों कंपोनेंट आते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, वाइल द एबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर। जो बायोटिक कंपोनेंट में है उसमें क्या क्या आता है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, और जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें क्या क्या आता है, लैंड, वाटर एंड एयर। ये सब क्या है, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग। द नेचुरल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और नेचुरल एनवायरनमेंट को हम हैबिटाट भी कहते हैं ऑर्गेनिज्म का। हैबिटाट वो जगह होती है जहाँ पर रहते हैं लोग बाग, या ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहते हैं, उनका ग्रुप जहाँ पर रहता है। हमारा हैबिटाट कहाँ है, हमारा हैबिटाट ज़मीन है, जो जानवर है उनका कहाँ है, जंगल है। तो ऐसे डिफरेंट हैबिटाट जो हमें मिलता है, जो हमें जगह मिलती है जहाँ पर हम रहते हैं, वो कौन देता है, नेचुरल एनवायरनमेंट ही तो देता है। The biotic and the abiotic components of the natural environment are interrelated and there is a constant interaction between them. बायोटिक और एबायोटिक यानी नेचुरल और लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग जो नेचुरल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट आर डायनेमिक इन नेचर, और असल में अगर देखा जाए तो जो कंपोनेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट के वो क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और डायनेमिक है नेचर में। ठीक है, डायनेमिक मतलब हम उसे कहते हैं जो कि मूवेबल हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो, गतिशील। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हो। If there is a change in one component of the natural environment, it will create a change in the other environment. अब ये मतलब नहीं है कि नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब सारी चीज़ें अपने आप चल के जा रही हैं, पहाड़ तो नहीं जा रहा चल के। इनका मतलब ये है कि एक दूसरे पे इस तरह डिपेंड है कि अगर एक चीज़ चेंज होगी तो दूसरी चीज़ चेंज हो जाएगी, मतलब बदलाव आ जाना। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आना, मूव होना, चीज़ों का बदलना। The component of the natural environment such as land, water, air, plant, animals and human being are called the domains or realms or our earth। जो कंपोनेंट आ गए नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर या प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, ये सब इन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन्स या रीम्स कहते हैं, या अवर अर्थ, सॉरी रीम्स ऑफ अवर अर्थ, हमारी अर्थ के रीम्स या डोमेन्स। द 4 रीम्स ऑफ अवर अर्थ आर एज अंडर। अब 4 रीम्स के नाम या 4 डोमेन्स के नाम बताएं, जैसे हमारे अर्थ के। पहला क्या है, द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर कौन सा हिस्सा होता है, द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड पार्ट है। जैसे हम जिस जमीन पे खड़े हैं वो सॉलिड हिस्सा है, सख्त हिस्सा है, तो ये कौन सा पार्ट हुआ, लिथोस्फेयर का। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा,
द हाइड्रोस्फेयर द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। जो पानी का हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर, जो पानी का हिस्सा है। समुद्री इलाका या नदियाँ या झरने, जितने भी पानी का इलाका है वो क्या हो गया हमारा अर्थ का हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर हो गया ये। थर्ड क्या होता है, द एटमॉस्फेयर द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। जो अर्थ के चारों तरफ जो भी हवा का एनवलप है, जो हवा की चादर है, पूरी तरफ हवा जो फैली हुई है, उसे क्या कहते हैं हम, एटमॉस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है, द बायोस्फेयर द लिविंग वर्ल्ड। और जितनी भी इसके अंदर जितनी भी जीवित चीज़ें, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग हैं, वो क्या हो गए, बायोस्फेयर हो गए, ठीक है। तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई हमारी अर्थ, 4 हिस्सों में डिवाइड है, ये कह रही है रील्स हैं इसके 4, कौन कौन से, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फेयर क्या है, अब अलग डिफाइन कर रहे हैं इसे। लिथोस्फेयर इज द आउटर स्किन ऑफ द अर्थ, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड इट्स कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये हमारा लिथोस्फेयर है जो कि अर्थ के टॉप लेयर में आता है, सबसे ऊपरी हिस्से में, जो कि सॉइल से यानी मिट्टी से, रेत से ढका हुआ है। इसके अंदर मिनरल्स पाए जाएंगे और रॉक्स, पत्थर पाए जाएंगे, ठीक है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। और ये इरेगुलर सरफेस है, मतलब हर जगह बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा। जैसे कि कहीं जगह लैंडफॉर्म मिलेंगे, कहीं जगह हमें माउंटेन यानी पहाड़ मिलेंगे, कहीं प्लेट्यूज मिलेंगे तो कहीं प्लेन्स मिलेंगे, कहीं वैलीज मिलेंगी, ठीक है। इट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज। अभी इससे हमें क्या मिलता है, ग्रासलैंड मिलती है या ग्रेजिंग लैंड मिलती है, ठीक है, ग्रेजिंग मिलती है, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, मतलब जो ग्रासलैंड है, हरी भरी जो खेत खलियान जिसे कहते हैं, या ये कह लिए जो चरवाहे होते हैं, जो ग्रेजिंग के लिए, जानवरों को चरवाने के लिए उन्हें घासों की ज़रूरत पड़ती है, वो ग्रासलैंड की ज़रूरत ग्रासलैंड से ही मिलती है, ठीक है। और ये कह रही है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए हमें ज़मीन मिलती है। ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए यानी ह्यूमन के घर के लिए, उनके शेल्टर के लिए जो जगह देता है वो कौन देता है, लिथोस्फेयर देता है। एंड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज़ के जो मिनरल्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, लिथोस्फेयर से। हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ह्यूडोर। ह्यूडोर का मतलब होता है वेपर, ठीक है, भाप, ठीक है। ये किस वर्ड से बना हुआ है हाइड्रोस्फेयर, ह्यूडर से, इसका मतलब होता है भाप। ऑल वाटर बॉडीज ऑफ अर्थ टुगेदर फॉर्म हाइड्रोस्फेयर। जितना भी पानी का जो जितना भी हिस्सा है पूरी अर्थ के ऊपर, सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। ऑल फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस लाइक आइस, स्नो, रेन एक्सेट्रा आर ऑल्सो पार्ट ऑफ स्नो। और जितना भी जमा हुआ हिस्सा है, जैसे कि स्नो का, आइस का या बारिश का हिस्सा जो भी है, जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है, बैठने वाला हिस्सा, जमने वाला हिस्सा, प्रेसिपिटेट उसे कहते हैं जो हिस्सा बैठ जाता है, ज़मीन पर बैठ जाता है, ठीक है, या ये के लिए बॉटम में सेटल हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना समझ लिए, आइस, स्नो, रेन एक्सेट्रा ये सब भी क्या है, हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। हाइड्रोस्फेयर इज एसेंशियल फॉर द सपोर्ट ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानेट। और हाइड्रोस्फेयर अगर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पानी की सख्त ज़रूरत है लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ठीक है, हाइड्रोस्फेयर इसलिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल, बहुत ज़रूरतमंद सपोर्ट है हमारे लाइफ के लिए इस प्लानेट पर। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द ओशियन। ये कह रहे हैं 70% पानी से घिरा हुआ है हमारा अर्थ का सरफेस, और काफ़ी जो 70% में से जो ज़्यादातर हिस्सा है पानी का वो किस में है, ओशियन में है, ठीक है। Only a small portion appears as fresh water which is found in river, lakes and ground water। और इसमें से 70% में से कुछ हिस्सा हम खाली पानी पीने के लायक है, जो कि यूज़ करने के लायक है। वो कहाँ मिलता है हमें? रिवर में, लेक में और ग्राउंड वाटर में। और बाकी जो पानी है वो सॉल्ट वाटर है, सॉल्टी वाटर है, ठीक है, खट्टा पानी है, वो यूजेबल नहीं है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ में हमारे 70% पानी है तो, मगर उसमें से भी हमें बहुत कम पानी पीने के लायक है, यानी यूज़ करने के लायक है। एटमॉस्फेयर क्या है? द वर्ड एटमॉस्फेयर हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटम्स विच मीन्स एयर। जो वर्ड एटमॉस्फेयर बनाया गया है वो ग्रीक वर्ड एटम से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है एयर। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है? थिन लेयर है, एक परत है, हवाओं की परत है जो कि अर्थ के चारों तरफ है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। इसके अंदर क्या है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। अब गैसेस के एग्जांपल दिए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ये क्या है? गैसेस के एग्जांपल दिए हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये गैसेस का मिक्सचर है। कौन? एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है? गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल दैट सराउंड अर्थ लाइक अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। जो कि अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे कि एक चादर किसी चीज़ को ढक देती है, इसी तरफ से अर्थ को अर्थ को एटमॉस्फेयर ने घेर रखा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेज एंड
स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन। और एटमॉस्फेयर हमें किससे बचाता है, जो कि हार्मफुल सोलर रेडिएशंस आती हैं सूरज की तरफ से और काफ़ी और जो स्पेस से ये के लिए सन की तरफ से जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उससे हमें बचाती है ये। और स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसाने वाला, यानी बर्निंग, जला देने वाली जो गर्मी होती है वो उसे रोकता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर उसे रोकता है अर्थ तक आने पर। एयर इज़ वाइटल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट। हवा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे अर्थ की ज़िंदगी के लिए। फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ मतलब जितनी भी ज़िंदगियाँ हैं यहाँ पर, जितनी भी तरह की ज़िंदगी यहाँ पर हैं अर्थ पर, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ये कंडीशंस हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ एयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, मेक्स अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या मिलता है, एक जगह का हमें वेदर यानी मौसम हमें डिसाइड होता है। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर कैन प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। और जो अगर एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आएंगे तो हमारे जो वेदर है, हमारा जो मौसम है, जो हमारा सीज़न है, या जैसे सर्दी गर्मी या बरसात, ये सब किस पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेयर के चेंज होने में। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज होगा तो हमारे क्लाइमेट में चेंज आएगा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। जैसे कि अगर किसी प्लेस का, किसी जगह का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ तो वहाँ का वेदर या क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। बायोस्फेयर, द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, लैंड, वाटर एंड एयर। लिथोस्फेयर यानी लैंड, हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर, एटमॉस्फेयर यानी एयर, आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, ये किससे बनी हुई है, नॉन लिविंग मैटर। वाइल बायोस्फेयर इज अ स्फीयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायोस्फेयर क्या है, वो सारा हिस्सा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में को कंबाइन करके बनता हो। जैसे कि हम लोग जो हैं अर्थ के अंदर, हम लोग किस में आ गए, बायोस्फेयर में आ गए, ठीक है, और बाकी जो नॉन लिविंग चीज़ें किस में आ गई, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर में। अब इट इज़ फाउंड वेयर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब ये देखा गया है कि जहाँ पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर एक जगह मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होते हैं, जहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, एक लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन अबाउट 24 किलोमीटर इन थिकनेस, और ये क्या है, 24 किलोमीटर की थिकनेस में एक नैरो जोन है, ठीक है, विच एक्सटेंड अ लिटिल अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ अ लैंड एंड इन वाटर एंड एयर। मतलब वाटर से थोड़ा ऊपर और एयर से थोड़ा नीचे का हिस्सा क्या हुआ, ये क्या आया, बायोस्फेयर। द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोस्फेयर हैज़ मेड द अर्थ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। और बायोस्फेयर के एग्जिस्ट होने की वजह से ही क्या है कि अर्थ को यूनिक प्लानट ऑफ अ सोलर सिस्टम माना जाता है, मतलब सोलर सिस्टम का यूनिक प्लानट माना जाता है। बायोस्फेयर में वो सारी लिविंग थिंग आ जाती हैं जो कि जिंदा चीज़ें हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड, क्रोकोडाइल, टाइगर, और कोई भी जिंदा चीज़ है तो वो किस में आ गई, बायोस्फेयर में आ गई, ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप। अब हमें सबको ही पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बायोस्फेयर के अंदर वो वेरी मतलब अलग अलग, ग्रेटली मतलब बहुत डिफरेंट, अलग अलग तरीक़ों से डिफरेंट तरीके के हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, साइज़ और शेप के हमें क्या मिलेंगे, बायोस्फेयर मिलेंगे। जैसे बायोस्फेयर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिफरेंट साइज और शेप के मिलेंगे। द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और जो अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप की लाइफ है उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जिंदा चीज़ें हैं, उन्हें हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं प्लांट अर्थ के अंदर, बायोस्फेयर के अंदर। किस किस में, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में, ठीक है। प्लांट किंगडम में सारी पेड़ पौधे की चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल किंगडम में सारे जानवर और इंसान आ जाते हैं, ठीक है। ये आप 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ेंगे, साइंस के अंदर। एलिमेंट ऑफ बायोस्फेयर, बायोस्फेयर के एलिमेंट क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। द मेन एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फेयर आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो मेन एलिमेंट हैं बायोस्फेयर के वो क्या है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं और हमारे कंज्यूमर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर, द प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ्स जिन्हें हम कहते हैं, प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एग्जांपल प्लांट। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट, पेड़ पौधे, ठीक है। ये सब क्या है, प्रोड्यूसर हैं, ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए।
कंज्यूमर, द कंज्यूमर यानी हेटेरोट्रॉप्स कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल एनिमल, ह्यूमन। कंज्यूमर क्या होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते और ये क्या करते हैं, दूसरे से अपना खाना लेते हैं, जैसे प्लांट से। और इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल है इनकी एनिमल की और ह्यूमन बीइंग की, यानी सारे जानवर और हम लोग क्या करते हैं, हम अपना खाना खुद थोड़ी ना बनाते हैं, अपना खाना कुक करते हैं। वो पकाना अलग होता है कि पका के खा लिया, मगर जो प्रोड्यूस करना मतलब पैदा करना, जो पेड़ पौधे बना के देते हैं हमें, फ्रूट रॉ यानी जो इंग्रेडिएंट्स हमें देते हैं खाना बनाने के लिए, वो कौन है, प्रोड्यूसर्स हैं। हम तो उनसे ले लेते हैं और उसे फिर हम यूज़ करके खाते हैं, ठीक है। द कंज्यूमर आर ऑफ 3 टाइप्स। अब कंज्यूमर 3 तरह के होते हैं, यानी हम लोग भी 3 तरह के होते हैं। कैसे, कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर। कार्निवोर वो होते हैं जो खाली गोश्त खाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लॉइन हो गया, जैकाल हो गया, ये सब किस में आ गए, कार्निवोर में, जो खाली गोश्त खाते हैं। हर्बीवोर जो कि प्लांट खाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ग्रास ईटिंग एनिमल में जैसे आ गई काऊ हो गया, गोट हो गया, बफेलो हो गया, ठीक है। और ओमनीवोर में आ गए फ्लैश एंड प्लांट ईटर, यानी गोश्त और पेड़ पौधे खाने वाले, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश भी खा लेते हैं, गोश्त भी खा लेते हैं और सब्जियां भी खा लेते हैं। तो हम प्लांट ईटर भी हो गए और फ्लैश ईटर भी हो गए। तो हम लोग किस में आए, ओमनीवोर में आए, ठीक है। इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जिंदा लोग हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो क्या है, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग जैसे हैं, वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अपना जो उस टाइम का, उस वक्त का, ये जो मतलब ये करिए तो तुरंत जो रिसेंट जो एनवायरनमेंट होगा उस पर अपने आप उस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और जो नॉन लिविंग या लिविंग बीइंग है, या ये कह लिए लिविंग बीइंग जितनी भी हैं, आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे प्लांट एनिमल पे है, या एनिमल प्लांट पे है, या ह्यूमन बीइंग एनिमल पे है, या एनिमल ह्यूमन बीइंग पे है। ऐसे एक दूसरे की मदद, सबको मतलब एक दूसरे की मदद चाहिए, या कहीं ना कहीं किसी फील्ड में एक दूसरे की हेल्प चाहिए, तो क्या हुआ, एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। और यही जो रिलेशन है, यही जो एक रिलेशनशिप निकल के आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपस में, और एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। या तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपस में एक दूसरे के अंदर जो रिलेशनशिप है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग से जो रिलेशनशिप है, वो क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है। यही क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। द इकोसिस्टम हैज़ नो पर्टिकुलर साइज। इकोसिस्टम का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है। इट कैन बी एज लार्ज एज अ रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट और ओशियन माउंटेन, और एज स्मॉल एज अ वाटर पॉन्ड और अ स्मॉल लेक। ये कह रहे हैं इकोसिस्टम का कोई साइज़ नहीं है, वो बड़ा हो सकता है, जैसे कि एक रेन फॉरेस्ट या ग्रासलैंड या कोई डिजर्ट। अब रेन फॉरेस्ट के, ये ग्रासलैंड की बात करें, ये डिजर्ट की बात करते हैं, या ओशियन की बात करते हैं। चलो ओशियन की एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि हम ओशियन को एक इकोसिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि ओशियन के अंदर एक अलग इकोसिस्टम चल रहा होगा। वहाँ पर एक छोटी मछली बड़ी मछली पर डिपेंड कर रही होगी उसे खाने के लिए, और हो सकता है छोटी मछली छोटे मोटे कीड़े खाती हो, यानी वो उस पर डिपेंड है। यानी इकोसिस्टम के अंदर भी इंटरडिपेंडेंसी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें डिपेंड हैं, ठीक है। या वहाँ पे कुछ मछलियाँ होंगी, वो दूसरे प्लांट को खा रही होंगी, दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा रही होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये क्या हुआ, एक बड़ी तादाद में, यानी बड़ी जगह पर क्या है, ये इंटरडिपेंडेंसी हो रही है। तो ये क्या है, एरिया क्या हुआ, ये लार्ज एरिया हुआ। अब स्मॉल की बात करें तो एक पॉन्ड की बात कर ले रहे हैं। पॉन्ड में क्या है, एक मेढक है, ठीक है। मेढक जो है अंदर बैठा है, कीड़े मकोड़े खा रहा है पॉन्ड के अंदर। फिर एक सांप आया, सांप ने उसे खा लिया, मेढक को, यानी फ्रॉग को। तो यानी फ्रॉग जो है वो कीड़े पर डिपेंड है। जब कीड़ा उसे खाएगा वो फ्रॉग, तभी वो उसकी पेट भरेगा, यानी उसकी भूख भरेगी। मगर जब स्नेक आएगा तो उसे क्या चाहिए, फ्रॉग चाहिए। तो वो यानी किस पर डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, जो स्नेक है वो फ्रॉग पर डिपेंड कर रहा है। अगर फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक क्या खाएगा, कुछ नहीं। फिर ईगल आई, उसे खा गई। तो एक दूसरे के अंदर, जो पॉन्ड के अंदर क्या हुआ, एक छोटा सा क्या हुआ, इकोसिस्टम बन गया, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर छोटा सा एनवायरनमेंट बन गया इस तरह का कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं, बड़े से बड़ा एनवायरनमेंट देख सकते हैं हम, छोटे से छोटा एनवायरनमेंट देख सकते हैं। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। और सूरज जो है यही एक मेन सोर्स है एनर्जी का, किसके लिए, कि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट के, इकोसिस्टम के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सूरज से मिलती है।
इकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जो इकोलॉजी है वो एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, किसकी पढ़ाई करते हैं, रिलेशनशिप मतलब जो आपस में जो रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और देयर एनवायरनमेंट, और उनके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है सारी तरफ, उसके दोनों के बीच का रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं हम, इकोलॉजी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट की, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस ऑफ द अर्थ। इसकी मदद से हमें क्या मतलब इससे फ़ायदा होता है, इसका क्या फ़ायदा है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम समझ पाते हैं डाइवर्सिटी को या उसकी कुदरत को, नेचर को, और मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्सेज ऑन द अर्थ, और जो फोर्सेस अर्थ पर लग रही हैं उसके मैकेनिज्म को कि वो किस तरह काम कर रही हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फोर्सेस हैं जो कि हम क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट को पढ़कर उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से ही इसीलिए इंपॉर्टेंस है कि नेचुरल एनवायरनमेंट को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, जिससे हम ये सारी चीज़ें जान पाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ मैंस एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट, और हम ये भी देख सकते हैं कि जो इंसानों की, जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है, उनकी जो हरकतें हैं, उनसे क्या असर पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे। द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन वी हैव अ टोटल व्यू ऑफ द, जैसे कि ओरिजिन शुरुआत और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस, या सरफेस की शुरुआत ओरिजिन की बात करें, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो किस तरह से बांटा गया है सरफेस को, या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका। जैसे कि फ्यूचर्स ऑफ लैंड कैन बी स्टडीड ओनली, अगर हम लैंड के फ्यूचर के बारे में अगर पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी खासियत, उसके बारे में, खूबी के बारे में, या उसकी बुराई या भी जो भी उसके फीचर हैं उसके अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, व्हेन वी हैव अ टोटल व्यू ऑफ एनवायरनमेंट, जब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टोटल व्यू लेना पड़ेगा, पूरे एनवायरनमेंट को हमने पूरी तरह से हमें देखना पड़ेगा। इवन when we study only a certain part of the earth, we can establish the relationship only when we have a view of the totality of the environment। मतलब इवन व्हेन वी हैव स्टडी ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम थोड़ा सा हिस्सा पढ़ पाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा, फीचर पता चल जाएंगे, किसके, टोटल व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट का हम व्यू जो करेंगे, देखेंगे या देखना चाहेंगे, उसके फीचर्स के बारे में देखना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सर्टेन पार्ट अर्थ का स्टडी करके बता सकते हैं, ठीक है। वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ओनली व्हेन वी हैव अ व्यू ऑफ टोटलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, और अगर हमें रिलेशनशिप बतानी है आपस में, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आपस में चीज़ों के अंदर रिलेशनशिप बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से टोटलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट की हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिंस वी लिव ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमें पता है हम खाली अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस बिकम एसेंशियल बिकॉज ऑफ देयर इंटरेक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट नेचर। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम उसके बारे में जानें, एटमॉस्फेयर के बारे में, ओशियंस के बारे में, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम उन चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं तो हम उसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। अब बात आती है ह्यूमन एनवायरनमेंट की। ह्यूमन एनवायरनमेंट से ही पता चल रहा है जो ह्यूमन ने बनाया हुआ हो एनवायरनमेंट। विद द passage ऑफ टाइम आवर सोसाइटी हैज़ डेवलप इमेंसली एंड सो हैज़ मैंस नीड। क्या हुआ कि वक्त के बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, जो लोग डेवलप हो रही है, सोसाइटी बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, लोग बाग बढ़ रहे हैं, जनरेशन बढ़ रही है। टू फुलफिल हिज नीड मैन हैज़ हार्टलेसली कैरीड आउट हिज एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अपनी ज़रूरतों को, बढ़ती हुई आबादी के साथ लोग बाग अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, अपनी नीड को, डेली नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, बेरहमी से, हार्टलेसली मतलब बिना सोचे समझे, बिना मतलब रहम के, बेरहमी से क्या कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ हो रही है और जो कि एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, नुकसान दे रही है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही, असर दे रही है। जैसे कि एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और माइनिंग।
अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि जंगल काट देना या पॉल्यूशन क्रिएट करना, जैसे हम विहाई के ऐसी ऐसी मशीनें यूज़ कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एनवायरनमेंट ख़राब हुआ ना, हमारे एयर हमारी ख़राब हो गई तो एनवायरनमेंट ख़राब होगा। या एग्रीकल्चर करने के लिए हम ज़मीनें पूरे पूरे जंगल उड़ा दे रहे हैं, काट दे रहे हैं कि हमें खेती करनी है तो। या ट्रांसपोर्ट के लिए या लॉन्ग वे में, जैसे हमें लॉन्ग रूट बनाने, रेलवेज़ बनानी है, रोडवेज़ बनानी है, तो पूरे पूरे जंगल हटा दिए हमने। या माइनिंग करनी है, एंड मैनी मोर हैव एडवर्सली अफेक्टेड ऑन वेदर कंडीशन। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस हैं, वो सारी भी चेंज हो गई हैं। हमारे मौसम में जैसे ये कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। और लार्ज एग्रीकल्चर लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कमर्शियल एरियाज़। और जो खेती बाड़ी की जगह थी, लार्ज एग्रीकल्चर एरियाज़ थे, वो किस में यूज़ हो गए? कमर्शियल एरियाज़ में, रेसिडेंसीज़ में यूज़ हो गए, एंड इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ बना दी गई, ठीक है। रोड आर ओवर क्राउडेड विद ट्रैफिक। और ट्रैफिक की वजह से जो रोड है हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, उनमें ओवर क्राउडेड है, आज इतनी भीड़ रहती है। स्मोक, धुआं रहता है, डस्ट रहता है, कॉजिंग एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है और नॉइज़ पोल्यूशन होता है। एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस। और इसकी लिस्ट एंडलेस है, मतलब हम बताते बताते थक जाएंगे और ये लिस्ट ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। द पोलर कैप्स आर मेल्टिंग एंड मैनी प्लांट्स एंड एनिमल हैव गॉन एक्सटिंक्ट। और जो पोलर कैप्स हैं वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। और जो बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जिनके अब नामो निशान नहीं है, ठीक है। बहुत से पहले ऐसे प्लांट थे या ऐसे एनिमल थे जो पहले थे और अब नहीं पाए जाते। किस लिए? इसी की वजह से। Hence it proves that man modifies his environment according to his needs and convenience। तो इससे ये प्रूव होता है जो इंसान है अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को किस हिसाब से चेंज करता है? अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, उसे क्या चाहिए उसी हिसाब से वो चीज़ें इस्तेमाल करता है, एनवायरनमेंट को चेंज करता है। वी ऑब्जर्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑन 5 जनवरी। अब ये कह रहे हैं कि हर 5 जून को हम क्या देखते हैं? एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। नॉट ओनली ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट। ये कह रहे हैं खाली सारे पेड़ पौधे और ह्यूमन बीइंग ही एनवायरनमेंट पे नहीं डिपेंड करते, बट दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ये एक दूसरे पर भी, यानी प्लांट एनिमल पे भी डिपेंड कर रहा है, एनिमल प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं, एनिमल ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे प्लांट ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ये एनवायरनमेंट पे तीनों डिपेंड कर रहे हैं, ये आपस में भी एक दूसरे से डिपेंड कर रहे हैं। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब इनके कुछ पॉइंट्स दिए, एग्जाम्पल दिए कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है? प्लांट प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ब्रीथ। अब प्लांट क्या है? हमें ताज़ा हवा देता है सांस लेने के लिए। जैसे थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जब फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन निकालता है, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और क्या चीज़? ऑक्सीजन। प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन निकालता है, एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 ले लेता है अपने अंदर। एंड एनिमल गिव आउट CO2 एंड टेक इन O2। और जो हम लोग हैं या जानवर हैं जितने भी, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले लेता है? प्लांट ले लेता है। और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो प्लांट निकालता है, तो प्लांट जो निकालता है ऑक्सीजन वो हम ले लेते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो गए। अगर प्लांट काट देंगे हम तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो हम लोग वैसे ही मर जाएंगे। और अगर हम लोग मर गए तो प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? अगर हम लोग ख़त्म हो गए, इंसान ख़त्म हो गए या जानवर ख़त्म हो गए, तो एनिमल और प्लांट दोनों एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। और आगे दिए हैं जैसे प्लांट प्रोवाइड फूड्स टू एनिमल, कि खाना प्रोवाइड करता है खाने के लिए प्लांट। और दूसरा क्या है? फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। जैसे कि फॉरेस्ट है, जंगल है, वो क्या करते हैं? जंगली जानवरों के लिए, जंगली वाइल्ड लाइफ के लिए क्या करता है? छत यानी शेल्टर, घर प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल द वुड्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर वेरियस पर्पसेज लाइक बिल्डिंग, हाउस, बोट्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। प्लांट ऑल्सो प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल आइटम लाइक टिम्बर, मेडिसिन, रबर एक्सेट्रा एंड शेल्टर। ये कह रहे हैं जिस हिसाब से प्लांट जो है जानवरों को घर देता है, इसी हिसाब से हमें लकड़ी देता है, जैसे कि घर बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए या नाव बनाने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग प्लांट पे या ये कह लिए जो जानवर हैं वो भी प्लांट पे या फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं।
अब एनिमल डंक प्रोवाइड मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब जैसे एनिमल डंक है, एनिमल डंक होता है गोबर जिसे कहते हैं, वो हमें क्या होता है, खाद प्रोवाइड करता है बहुत सारे पेड़ों को उगाने के लिए। जैसे कि एनिमल हेल्प प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाई हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन ऑफ सीड। जो जानवर हैं वो प्लांट को मदद करते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर पाएँ बाय हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन ऑफ सीड। सीड की पॉलिनेशन करने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कैसे? देयर डंक एक्ट एज मैन्योर एंड हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसे कि जानवरों का जो गोबर होता है, ये डंक होता है, वो हम खाद के तौर पर खेतों में डालते हैं और उससे क्या मिलता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, मैन्योर के फॉर्म पे यूज़ करते हैं वो, और उससे क्या होता है, प्रॉपर अच्छी तरह से ग्रोथ होती है प्लांट अच्छी तरह से पौधे या प्लांट बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या है, एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल। अब जो एनिमल हैं, जो जानवर हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल को, ज़मीन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे? नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब जो नाइट्रोजन है वो जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए प्लांट के बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर प्रोवाइडेड विद द नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरिया। और ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है हमें? ये बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल के अंदर रहता है। एंड इन द रूट्स ऑफ द सम प्लांट, और कुछ प्लांट के, कुछ पौधों के जड़ों के अंदर, पेड़ों के जड़ों के अंदर रहता है। तो ये एक तरह का एनिमल भी तो हुआ, एनिमल ही तो हुआ, जो बैक्टीरिया है एनिमल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एनिमल को क्या देता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट टेक इन सन्स एनर्जी एंड प्रोड्यूस फूड। अब जो प्लांट है वो सन की एनर्जी, सूरज की रोशनी लेता है या एनर्जी लेता है, खाना बनाता है, फूड बनाता है। एनिमल गेट द सन्स एनर्जी फ्रॉम द प्लांट इनडायरेक्टली। अब हमें क्या है, हमने उसका खाना खाया, तो जो खाना हमने खाया वो किस चीज़ से बना है, सूरज की एनर्जी से, सूरज की सन की एनर्जी से। अब वही सन की एनर्जी खाने के तौर पर हमारे अंदर इनडायरेक्टली आ गई, ठीक है। दूसरा क्या है, वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू फॉरेस्ट। और वाइल्ड लाइफ की वजह से हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरती भी आती है नेचुरल ये के लिए हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ की वजह से या फॉरेस्ट की वजह से क्या है, खूबसूरती भी आती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हैव चेंज द एनवायरनमेंट आर फार्मिंग, ग्रेजिंग और लंबरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। अब ये कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं, यहाँ पर सारे नाम दिए हैं आपको, जैसे फार्मिंग, ग्रेजिंग, लंबरिंग, माइनिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन। ये सब क्या है, कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसने एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा चेंज किया। जैसे दस द एक्चुअल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि जो एनवायरनमेंट में कमियां आ रही हैं, ख़राबी आ रही हैं, वो किसकी वजह से आ रही हैं, इंसान की हरकतों की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। Hence it is necessary for us to be aware and sensitive about various problem faced by our environment। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम इससे अवेयर हो जाएं, हम इससे मतलब सावधान हो जाएं, हमें इसके ऊपर प्रॉब्लम जो आ रही है, वेरियस प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट को फेस करनी पड़ेगी हमें, तो हमें अवेयर हो जाना चाहिए, पहले से हमें क्या हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अचीव अ नियर परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट सो दैट फर्दर डिस्ट्रक्शन इज अवॉइड। और हमें इस तरह का अचीवमेंट लेना चाहिए कि हम एक तरह का बैलेंस कर पाएँ नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में, और क्या हो कि आगे कोई डिस्ट्रक्शंस ना हो, यानी कोई तबाही ना आए आगे जाके। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, हमें ये बुक में करना है, ठीक है। फिर यहाँ मैच द फॉलोइंग है, ये भी हमें बुक में करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है ये मैं आपको टिक लगवा दूंगा, आपको ये कॉपी में करना है पेन से। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या है, पहला विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। तो लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी क्या है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, नेचर बनाती है। फॉरेस्ट जो है ये क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है, सॉरी, ये सब क्या बनाता है, ये ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, ये नेचर बनाता है। तो ये किसका हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट का। हमें पूछा कौन सा है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का ना हो, तो ये क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट का है। फॉरेस्ट कौन बनाता है, इंसान थोड़ी नहीं बनाता है, जंगल किसने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नेचुरल एनवायरनमेंट का हो गया, तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट का नहीं है, इसलिए हमें इस पर टिक करना था जो नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बी क्या है, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, माउंटेन है, सी है, रोड है या ओशियन है। तो रोड है वो इंसानों ने बनाई है, समुंदर नहीं बनाई, ना पहाड़ बनाए ना ओशियंस बनाए, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। थर्ड क्या है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है, डिजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट, लगून। तो लगून, फॉरेस्ट और डिजर्ट ये सब क्या है, नेचुरली बनाए हुए हैं,
और ये एक्वेरियम क्या है, जिसमें मछलियाँ रखते हैं हम, एक्वेरियम, वो क्या होता है, इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक इकोसिस्टम है। तो ये क्या हुआ, ह्यूमन मेड हुआ। तो ये इसका ऑप्शन टिक हो कर दिए आप, एक्वेरियम। फोर्थ, विच इज़ नॉट वन ऑफ द रियल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक ऐसा वो डोमेन बताओ जिसमें नहीं है इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, नॉन ऑफ दीज। तो रीम्स या डोमेन कौन कौन से होते हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो ये क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो नहीं है, तो इस पर टिक कर दिए। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, प्लांट, एनिमल या लैंड। तो लैंड किस में आ रहा है, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में नहीं आ रहा है, तो इस पर आप टिक कर दिए। मैच द फॉलोइंग देखिए, मैच द फॉलोइंग में क्या है, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, जहाँ पर पानी, हवा और ज़मीन आपस में इंटरेक्ट करती हो, एक दूसरे पर डिपेंड करती हो, यानी मिलती हो, यानी इन तीनों के ग्रुप को क्या कहते हैं, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, हवा की वो चादर जो कि चारों तरफ हमारे अर्थ को घेरी हुई है। हाइड्रोस्फेयर क्या है, डोमेन ऑफ वाटर, जो पानी का हिस्सा है वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर है। एनवायरनमेंट क्या है, आवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट। अब यहाँ क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है, इकोलॉजी स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। तो इकोलॉजी किसके बारे में पढ़ती है, किसके रिलेशन के बारे में पढ़ती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के। सेकंड क्या है, द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज़ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, 70% जो अर्थ का सरफेस है वो किससे ढका हुआ है, पानी से। फोर्थ क्या है, लिथोस्फेयर इज द सॉलिड डैश ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड क्रस्ट एरिया है अर्थ का वो क्या है, लिथोस्फेयर है। अब ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये हमें किस में करने हैं, ये कॉपी में करने हैं, मगर मैं इसे आपको टिक लगवा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज बायोस्फेयर, व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ बायोस्फेयर। ठीक है, बायोस्फेयर क्या है और इसका मेन एलिमेंट क्या है बायोस्फेयर के। पेज नंबर 76 ओपन करिए और यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए आंसर नंबर फर्स्ट डी एक्सरसाइज का, ठीक है। द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, यहाँ से पूरा यहाँ तक पहले आप लिखेंगे, लाइफ तक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ये पूरा लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखनी है तीसरी लाइन, और यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है, लाइफ तक। उसके बाद ये छोड़ के यहाँ से लेना है आपको, दा से लेकर पूरा किंगडम तक। ये क्या हो गया हमारा, बायोस्फेयर, ठीक है। बायोस्फेयर क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट डी पार्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी हमारा इसका आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर है क्या और उसके एलिमेंट क्या हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया, पहले इसके एलिमेंट बता दिए, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सब क्या आ गया, ये सब बायोस्फेयर आ गया। इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सब क्या है, इसके बायोस्फेयर में आ जाते हैं। और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पहले लिखना है, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के डिस्टिंग्विश करना, मतलब उन दोनों के हमें लिखना है, ठीक है। पेज नंबर 75 पे देखिए, उन दोनों के बीच में हमें बताना है कि क्या डिफरेंसेस है। तो पेज नंबर 75 पे देखिए, नेचुरल कंपोनेंट है यहाँ पर और ये क्या है, मैन मेड कंपोनेंट। तो पहले क्या करेंगे, आंसर नंबर 2 का डी, ये आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2 डी पार्ट का, ठीक है। आंसर नंबर 2 डी पार्ट का, ठीक है। आंसर नंबर 2 डी पार्ट का, पहले नेचुरल कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक पूरा, फिर मैन मेड कंपोनेंट करके फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया नेचुरल कंपोनेंट का और ये मैन मेड कंपोनेंट का। ये आंसर 2 यहाँ पर कंप्लीट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या है उसकी अहमियत है। तो यहाँ पर आइए पेज नंबर 77 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट में देखिए आंसर नंबर 3 डी का, यहाँ पर लिख लिया आप आंसर नंबर 3 डी का, ठीक है। करना कॉपी में ये आपको यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखिए, फिर उसके बाद सिंस से लेकर पूरा यहाँ तक उतारना है, विद द यहाँ तक, सिंस से लेकर इंटरडिपेंडेंट तक। ये हो गया आंसर नंबर 3 डी, ठीक है। कौन सा हो गया आंसर नंबर 3 डी का। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, पहले यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज लैंड कंसिस्ट ऑफ। लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 76 में देखिए, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज लैंड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। पेज नंबर 76, मतलब लैंड के अंदर, ज़मीन के अंदर क्या क्या आती हैं। तो ज़मीन का हिस्सा हमारा कौन सा है, लिथोस्फेयर। तो यहाँ से लिखेंगे हम
आंसर नंबर 4 का डी, आंसर नंबर 4 डी यहाँ से शुरू है, इट इज से लेकर पूरा यहाँ तक आंसर नंबर 4 डी यहाँ पर ख़त्म है। ठीक है, यहाँ से इट इज से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा ये आंसर नंबर 4 डी पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा ई पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। ये थोड़े बड़े होंगे, डिटेल में पूछिए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द टर्म एनवायरनमेंट एंड इट्स मेजर कंपोनेंट। हमें एनवायरनमेंट बताना है और उसके मेजर कंपोनेंट बताने हैं कि क्या क्या है। तो पेज नंबर 75 ओपन करिए और यहाँ देखिए, पहले हमें एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट है ये किसका है, ई पार्ट का। ठीक है, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखिए एक्सेट्रा तक, उसके बाद लिखेंगे देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पहले लिखेंगे नेचुरल कंपोनेंट, फिर मैन-मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट। फिर इसे डिफाइन करने को भी कहा है, तो नेचुरल कंपोनेंट की डेफिनेशन इसमें लिख देंगे और मैन-मेड कंपोनेंट की डेफिनेशन भी लिख देंगे और इसमें ह्यूमन की भी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। आंसर नंबर फर्स्ट का जो ई का जो फर्स्ट है ये यहाँ से पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पहला क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट। ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट, मैन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट। फिर इन तीनों को की डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आंसर नंबर फर्स्ट ई पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मैनकाइंड इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। पेज नंबर 77 पे बताना है कि इंसान जो है, मैनकाइंड जो है, इंसानियत है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है एनवायरनमेंट को, कैसे मतलब असर करती है। तो ये है आंसर नंबर 3 ई पार्ट का। विद द पैसेज ऑफ टाइम से लेकर पूरा यहाँ तक लिखनी है, माइनिंग तक लिखिए, उसके बाद यहाँ लिखिएगा एक्सेट्रा। ठीक है, ये लिखा है मैंने ETC, माइनिंग तक लिख के लिखिएगा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करना है दा से। ठीक है, दा से शुरू करिए पूरा, ये पूरा यहाँ तक है हमारा। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक है हमारा ये 5 जून तक। ये बड़ा है, डिटेल में बताने में आंसर। पहले यहाँ से यहाँ तक है हमारा, फिर यहाँ पर एक्सेट्रा लिख के फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा यहाँ तक 5 जून तक, ये 5 जून तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर नंबर 3 ई का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ इज व्हाट आर द मेन वर्क ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मेन वर्क क्या है, पेज नंबर 76 देखिए, एटमॉस्फेयर का मेन काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेज एंड सोर्चिंग हीट ऑफ द सन। ठीक है, आंसर 4 हो गया ई का, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और यहाँ तक, ये पूरा आंसर यहाँ तक कंप्लीट है। आंसर नंबर 4 ई का, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखिए, फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, आंसर नंबर 4 ई का। फिर आंसर नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज लिथोस्फेयर हेल्पफुल टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए लिथोस्फेयर कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे ज़रूरतमंद है, क्यों ज़रूरी है। पेज नंबर 76 पे देखिए लिथोस्फेयर। अब ये लिथोस्फेयर जो आंसर नंबर 5 है ई पार्ट का, ये पूरा लिखना है हमें। ठीक है, ये जो था हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये आंसर नंबर 4 डी का था। अब ये हमारा क्या है आंसर नंबर 5 ई का, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। हमारा ये चैप्टर PA फर्स्ट का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।